तो दोस्तों स्वागत है आपका डे 23 ऑफ आर अमेजिंग पीवाईक्यू रिसर्च इनिशिएटिव में, जिसमें हम कोशिश करते हैं कि उन टेक्निक्स को हम सीख सकें जो कि प्रीलिम्स में आपके लिए एक तरीके का रामबाण साबित हो सकती है एग्जामिनर के माइंडसेट को समझने के लिए। और नंबर दो, एग्जामिनर की हमेशा ये ट्रेंड रहा है, मेरा अपना पिछले 3 साल का यूपीएससी का एक्सपीरियंस कहता है कि एग्जामिनर अपने क्वेश्चंस को जो उन्होंने सीडीएस में, सीए, पीएफ में या फिर पीवाईक्यू डायरेक्टली पूछे हुए हैं इन्होंने सीएससी के एग्जाम में, उनको बार-बार ये रिपीट करते हैं। ये रिपीटेशन अगर हो तो उस केस में जो भी क्वेश्चन है उनको हम सही मार्क कर सकें, इसी का ये इनिशिएटिव है। डेली आप ज्वाइन कर सकते हैं। आज का क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन है कि इन इलेक्शन हेल्ड इन 1937 in which two provinces was the Indian National Congress not able to emerge as single largest party। देखिए दोस्तों, ये सीडीएस 2023 का क्वेश्चन है। इतने लेवल के, इतने डीप लेवल के ये क्वेश्चन पूछ रहे होते हैं सीडीएस, सीएपीएफ में भी, और ऐसे ही कुछ अब ट्रेंड एमर्ज हो रहा है सीएससी में। इतना ही फैक्चुअल और डेप्थ वाला जो है ट्रेंड एमर्ज हो रहा है सीएससी में। तो आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी एटसेट्रा इनकी काफ़ी थॉरो नॉलेज अब यूपीएससी के सारे एग्जाम मांग रहे हैं। देखिए दोस्तों, इसका जो आंसर है, द आंसर इज आप जो है अपनी जनरल अंडरस्टैंडिंग के थ्रू भी आंसर को डिराइव कर सकते हैं। वो कैसे? देखिए, मद्रास एक ऐसा ऑप्शन है। आपको पता है मद्रास के जो चीफ मिनिस्टर बने थे आफ्टर 1937 के इलेक्शन, ही वाज सी राजगोपालाचारी, और सी राजगोपालाचारी कांग्रेस के एक बड़े लीडर थे। तो इट मींस ये आप मद्रास को यहाँ से एलिमिनेट कर दो। नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, यहाँ पर भी हम नॉर्मली पढ़ते हैं कि कांग्रेस ने एक अमेजिंग अपनी परफॉर्मेंस परफॉर्मेंस दी। वो कैसे? कि ये मुस्लिम मेजोरिटी प्रोविंस होने के बावजूद कांग्रेस ने यहाँ पे मेजोरिटी लगभग लगभग 19 सीटें कांग्रेस ने यहाँ सिक्योर करी थी। राइट, तो ये नॉर्मल फैक्ट हम यहाँ पे पढ़ते हैं। आप मुझे बताएंगे कि नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में एक कांग्रेस का इंपॉर्टेंट, काफी बड़ी लीडर है ना, एक काफी बड़ी फिगर थी, दैट वाज राइट। आप मुझे उनका नाम बताएँगे। फ्रंटियर गांधी किसे कहा जाता है, आप मुझे उनका नाम बताएँगे। उन्होंने कौन-सी ऑर्गेनाइज़ेशन बनाई, नंबर 1, कौन-सी उन्होंने अपनी पत्रिका या फिर न्यूज़पेपर शुरू किया, नंबर 2। ये दोनों चीज़ें आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएँगे, राइट? तो इसे भी आप यहाँ से ऐसे ईज़िली एलिमिनेट कर सकते हैं। पंजाब का सभी को पता है। पंजाब एक ऐसा ऑप्शन है जो सभी को पता है कि यस, पंजाब में यूनियनिस्ट पार्टी उस टाइम पे हुआ करती थी, जो कि सबसे, ठीक है, सबसे इन्फ्लुएंशियल पार्टी थी इस एरिया में। पंजाब के जो बड़े जमींदार थे उनकी ये पार्टी थी, यूनियनिस्ट पार्टी। तो पंजाब होगा ही होगा। अब ऑप्शन देखो, इस तरीके से रिड्यूस करके आपने एलिमिनेट करके ऑप्शन के बहुत नजदीक आप पहुंच गए। आंसर इज पंजाब एंड सिंध। ये दो ऐसी प्रोविंसेस थे जहां पे कांग्रेस अपनी जो है, ठीक है, मेजोरिटी में नहीं आ पाई थी। एक और चीज जो मैं आपको बताना चाहूंगा, कल मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि क्या इंडिया में ये पॉसिबल है कि सुप्रीम कोर्ट का जज कोई बिना लॉ डिग्री के भी बन सके, या ऐसा कोई जज पास्ट में बना हुआ है? यस, दिस इज पॉसिबल। सुप्रीम कोर्ट के हमारे जो 10th चीफ जस्टिस थे, राइट, इस तरीके की चीजें वो पूछ लेते हैं, राइट। दैट इज, मैं अगेन उनका नाम भूल गया। ही वॉज ही वॉज आई मीन वो सुप्रीम कोर्ट के 10th चीफ जस्टिस विदाउट एनी लॉ डिग्री। वो एक आईएएस ऑफिसर थे, आईसीएस ऑफिसर। उन्हें बना दिया गया था चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, राइट। ऐसा क्यों पॉसिबल है? ऐसा इसलिए पॉसिबल है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जजेस की जब आप क्वालिफिकेशन पढ़ते हो, ठीक है, उसमें एक एज की, ठीक है, आपकी जो उसमें, राइट, क्वालिफिकेशन रहती है कि आपको 5 साल तक का जुडिशियल एक्सपीरियंस होना चाहिए हाई कोर्ट में, राइट। और ठीक है, आपको सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में लॉ की प्रैक्टिस का भी एक्सपीरियंस रहना चाहिए। इसके अलावा जो तीसरी जो क्वालिफिकेशन रहती है, दैट इज कि दैट पर्सन शुड बी अ डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट इन द आइज ऑफ प्रेसिडेंट। तो डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट को डिफाइन नहीं किया गया है। वो कोई भी हो सकता है, आप हो सकते हैं, मैं हो सकते हैं, डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट। इफ प्रेसिडेंट इज सेटिस्फाइड कि यू आर ए डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट, वो आपको सुप्रीम कोर्ट का जज बना सकते हैं। ऐसी क्वालिफिकेशन हाई कोर्ट के लिए अप्लीकेबल नहीं है। तो यस, सुप्रीम कोर्ट का जज कोई बिना लॉ डिग्री के भी बन सकता है। इनफैक्ट पास्ट में बना हुआ है। ऐसे क्वेश्चन हो सकता है कि वो पूछ ले। देखिए दोस्तों, ये 31st क्वेश्चन इंडियन नेशनल आर्मी पे पूछा हुआ है। यही, ठीक है, इसी तरीके का इन्होंने क्वेश्चन एक 2021 में पूछ लिया था आईएनए ट्रायल से रिलेटेड। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि कौन सी वो 3 फेमस पर्सनैलिटीज थी, ठीक है, उनमें से एक सिख था, एक हिंदू था और एक मुस्लिम था। वो कौन 3 ऐसी फेमस पर्सनैलिटी थी जो कि आईएनए ट्रायल्स की, ठीक है, प्रोमिनेंट नेम्स के तौर पे हम पढ़ते हैं, राइट। ये पीवाईक्यू है यूपीएससी का, आप मुझे कमेंट सेक्शन पे बताएंगे।
सो क्वेश्चन पूछ रहा है कि इंडियन नेशनल आर्मी के बारे में इनमें से क्या सी चीजें करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट कह रही है कि रिक्रूटेड सुभाष चंद्र बोस रिक्रूटेड अ लार्ज नंबर ऑफ सोल्जर्स फ्रॉम इंडियन प्रिजनर्स ऑफ वॉर इन जापानीज कैंप। भाई बिल्कुल सही बात है। एंड देन इंट्रोड्यूस्ड ए वुमेन्स डिटैचमेंट, ठीक है, नेम्ड आफ्टर रानी ऑफ झांसी। बिल्कुल, इन्होंने रानी झांसी रेजिमेंट एक अलग से शुरू की थी, कैप्टन लक्ष्मी सहगल, ठीक है, वो कैप्टन लक्ष्मी सहगल उस अलग से एक ऑल 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 फीमेल रेजिमेंट, ये एक दुनिया में एक रेवोल्यूशनरी स्टेप था कि उस टाइम पे इन्होंने एक ऑल फीमेल रेजिमेंट को शुरू किया था। तो लक्ष्मी सहगल इसे लीड कर रही थी। डेफिनेटली ये दोनों स्टेटमेंट्स आपकी करेक्ट है, राइट। सो यहाँ पे हम आईएनए के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें जानेंगे। अगर वो आपको बोले कि इंडियन नेशनल आर्मी को किसने स्टेब्लिश किया, तो सुभाष चंद्र बोस आंसर नहीं होगा। वाई? क्योंकि इसका आंसर है मोहन सिंह, राइट। जो आपकी इंडियन नेशनल आर्मी सबसे पहले इस्टेब्लिश की गई, दैट वाज इस्टेब्लिश्ड अंडर द लीडरशिप ऑफ मोहन सिंह। दो बार एक्चुअल में आईएनए इस्टेब्लिश हुई थी। एक बार सबसे पहले मोहन सिंह ने इस्टेब्लिश की थी, और मोहन सिंह के अंडर जो इस्टेब्लिश हुई थी बाद में इनकी डेथ होने के बाद, ये रश बिहारी बोस, ये वही आदमी है जो हमने कल पढ़े कि 1912-13 में जब आपका गदर का फेलियर हुआ तो रश बिहारी बोस एस्केप करके जापान भाग गए थे, वहीं शादी वादी कर ली, इनके जापानीज वाइफ वगैरह वहीं पे बन गई, राइट। तो रश बिहारी बोस के पास फिर लीडरशिप आई। लेकिन जैसे-जैसे रश बिहारी बोस थोड़ा ग्रो कर रहे थे, एमर्ज कर रहे थे, इसकी वजह से जापानीज फिर नाराज हो गए कि भैया ये अपनी ज़्यादा ही ऑटोनॉमी एक्सर्ट कर रहा है। तो इन्होंने कोलैप्स करवा दी, इनफैक्ट जापानीज ने खुद एक एक ठीक है, एक कॉन्स्पिरेसी हैज करवा के पहले इन्होंने जैप पहले जापानीज लोग आईएनए को सपोर्ट करते थे, फिर उन्हें कोलैप्स करवा दिया। फिर जैसे ही सुभाष चंद्र बोस आए, सुभाष चंद्र बोस के पास इसकी नई लीडरशिप आई, ठीक है, इंडियन नेशनल आर्मी की, और नए सिरे से आईएनए को फिर से खड़ा किया गया, राइट। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि नॉर्थ ईस्ट में वो कौन सा फेमस गांव है जहां पे सबसे पहले आईएनए ने कैप्चर किया था, राइट। कौन से स्टेट का वो कौन सा गांव है जिसे सबसे पहले आईएनए ने कैप्चर किया था, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। मैं कल डेफिनेटली आपको इसका आंसर अगेन, ठीक है, मैं ये इसलिए कहता हूँ ताकि आप लोग जो है कमेंट सेक्शन में थोड़ा पार्टिसिपेट कर सकें, राइट। और ये सेशंस थोड़े पार्टिसिपेटिव रहे, ऐसा नहीं है कि यहाँ से सिर्फ बोला बोला और आपके दिमाग से ऊपर से उठ गया। सो दिस इज द थिंग, राइट। तो इन्होंने अगेन आईएनए के जो इन्होंने रेजिमेंट्स बनाए वो महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, मौलाना आजाद, इन सब लोगों के नाम पे ये रेजिमेंट्स बनाई गई थी। तो ये ऑल एंड इससे पता चलता है कि सुभाष चंद्र बोस की इन सारे लीडर्स, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू वगैरह के लिए कितनी ज्यादा रिस्पेक्ट थी, मौलाना आजाद एटसेट्रा, राइट। सो दिस इज द थिंग जो हमें याद रखने हैं आईएनए के बारे में, राइट। नेक्स्ट आते हैं, देखिए ये एक बहुत क्लासिक क्वेश्चन है, हालांकि बहुत इजी है, लेकिन इस क्वेश्चन पे हम इतनी रिसर्च करेंगे कि आपको अलवार नयनार से रिलेटेड फ्यूचर में अगर कोई भी क्वेश्चन आएगा, मैं शर्त लगाने को तैयार हूँ कि आप कभी भी उस क्वेश्चन को कभी हारेंगे नहीं। इस सेक्शन को अच्छे से, ठीक है, एक दो बार देख लेना। भक्ति के बारे में इनमें से कौन से करेक्टली मैच्ड नहीं है। जब आप इस क्वेश्चन को पॉज करके पढ़िएगा, मैं आपको सीधा आंसर बता रहा हूँ ताकि हम रिसर्च पे ज्यादा टाइम लगा सके। सही, बिल्कुल आपका ये जो अलवार है, अलवार शक्ति की पूजा नहीं करते थे, राइट। शक्ति की पूजा नॉर्थ इंडिया में स्पेशली होती थी। बंगाल को, ठीक है, बंगाल को तांत्रिक साधना या फिर शक्ति की साधना का एक तरीके से सेंटर माना जाता है। और शक्ति क्रेडिट से इन्होंने 2021 में भी क्वेश्चन पूछा था, ठीक है। जो जो आपके 64 योगिनी टेम्पल है, 64 योगिनी टेम्पल आपकी शक्ति की साधना से जुड़ा हुआ है। अलवार और नैनार तो साउथ इंडिया से जुड़े हुए हैं, राइट। तो नैनार बिल्कुल आपके शिव का उपासक है, अलवार आपके विष्णु के उपासक है। निर्गुण नाम से ही पता चलता है, निर्गुण मतलब जिसके कोई गुण ना हो, सगुण मतलब जिसके कोई कैरेक्टरिस्टिक्स हो, कोई एट्रीब्यूट हो। तो गॉड विद एट्रीब्यूट सगुण, गॉड विदाउट एट्रीब्यूट निर्गुण। समझ रहे हो कि ऊर्जा की उपासना ये कर रहे हैं, निर्गुण। सो बाकी सब ये बिल्कुल करेक्टली मैच्ड है, और यहाँ हमें पता चलेगा कि एनसीईआरटी क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है। ये सारे ऑप्शन इन्होंने एनसीईआरटी के इस एक पैराग्राफ से उठाए हुए थे। ये देखो, निर्गुण विदाउट एट्रीब्यूट, सगुण विद एट्रीब्यूट, राइट। एंड देन यहीं पे इसी इसी पैराग्राफ के साथ एनसीईआरटी में 12th क्लास की एनसीईआरटी, आई थिंक 12th चैप्टर है, तो उसी चैप्टर में अलवार और नैनार के बारे में ये चीजें भी बताई हुई थी कि अलवार जो है जो विष्णु की पूजा करते थे, नैनार जो शिव की पूजा करते थे। अब हमने यहीं नहीं रुकना है, अलवार नैनार पे अगर डेप्थ में भी क्वेश्चन पूछे जाएं तो उनको भी हमने यहाँ पे अच्छे से अंडरस्टैंड करना है। देखिए अलवार जो जो ये विष्णु के उपासक थे,
इनका जो सबसे इम्पोर्टेंट जो टेक्स्ट है दैट इज नलयिरा दिव्य प्रबंधम, राइट, नलयिरा दिव्य प्रबंधम। तो इसके बारे में, ठीक है, अलवारों के बारे में 12 अलवार संत थे और मेनली 3 नयनार संत हम पढ़ते हैं, ठीक है, जो आपके अपार, सबंदर और सुंदरार, ये 3 नयनार इंपॉर्टेंट संत हैं जो आपको याद रखने हैं। और अलवार 12 संत थे, ये इनके नाम आपको उतने याद नहीं रखने हैं कि अलवार 12 की 12 आप याद रखने शुरू कर दें, नो। लेकिन हाँ, ये जरूर अलवारों में अंदल का नाम आपने जरूर याद रखना है क्योंकि ये एक फीमेल डिवोटी थी, एक फीमेल अलवार संत थी अंदल। कि अंदल किस चीज से रिलेटेड है, ये अलवारों यानी कि विष्णु की पूजा से रिलेटेड है, फीमेल विष्णु की पूजा कर रही थी, ऐसे समझ लो। अपार, सबंदर और सुंदरार ये आपके नैनार थे और इनके जितने भी वचन थे, जो जो इन्होंने अपनी शिक्षाएं दी, वो तेवाराम नाम के ग्रंथ में, ठीक है, वहां पे लिखी हुई है। तो तेवाराम मतलब शिव है ना, और नलयिरा दिव्य प्रबंधम मतलब ये आपके अलवार या फिर विष्णु से रिलेटेड है। नल कहाँ ओपन हुआ, विष्णु के सागर में, है ना, ऐसे समझो। नल कहाँ ओपन हुआ, विष्णु के सागर में, विष्णु तो सागर में, ठीक है। शेष नाग जो होता है, नॉर्मली आप देखते हैं विष्णु को सागर के ऊपर जो शेष नाग है वहां पे लेटा हुआ दिखाते हैं। तो नल कहाँ ओपन हुआ, विष्णु के सागर में। तेवाराम इज बेसिकली रिलेटेड टू योर, ठीक है, अपार, सबंदर, सुंदरार मतलब शिव से रिलेटेड आपका तेवाराम, राइट। दिस इज बेसिकली अलवार नयनार का बेसिक कॉन्सेप्ट। अब यहाँ से हमने ये, मैंने इसीलिए यहाँ पे साथ में लगा के रखा हुआ है क्योंकि एनसीईआरटी में जो ये फुट नोट के टाइप की इन्फॉर्मेशन दी होती है, ये बहुत क्रिटिकल होती है। जैसे इस बार उन्होंने पूछ लिया था, ठीक है, उन्होंने बुद्धिज्म का एक टेक्स्ट पूछ लिया था कि इस तरीके का टेक्स्ट किस चीज से रिलेटेड है। एक बार उन्होंने स्टेटमेंट दे दी थी अशोक की और बोला कि ये स्टेटमेंट किसने दी रही होगी। ऐसे ही वो इन कहानियों को भी पूछ सकते हैं। ये बहुत अच्छी एक बात थी कि किस तरीके से इन्होंने कास्ट सिस्टम को या फिर आउटकास्ट को, ठीक है, एक तरीके से गॉडली, ठीक है, सेंटली स्थान देने की कोशिश करी। तो ये जो एक अलवार संत थे, मतलब विष्णु के उपासक, तोन दर दरादी पोदी, राइट, तोंदरादी पोदी, तोंदरादी पोदी, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। तो तोंदरादी पोदी खुद एक ब्राह्मण थे। इन्होंने एक इंपॉर्टेंट टेक्स्ट दिया, इसमें लिखा है कि यू विष्णु मैनिफेस्ट सेमली, है ना, बिल्कुल विष्णु बिल्कुल वैसे मैनिफेस्ट करता है जैसे वो सर्वेंट जो कि तुम्हारे चरण की सेवा कर रहे हैं। कौन करते हैं, शूद्र। माना जाता है कि शूद्र जो है ब्रह्मा के चरण से निकले हैं। तो विष्णु ऐसे मैनिफेस्ट करता है ठीक उन सर्वेंट्स की तरह जो तुम्हारे चरण की सेवा करते हैं, ठीक है। दो दे मे बी बोर्न आउटकास्ट मोर देन द चतुर्वेदिन्स हु आर स्ट्रेंजर्स एंड विदाउट एलिजियंस टू योर सर्विस। तो वो जो तुम्हारे चरण की सेवा कर रहे हैं विष्णु, तुम बिल्कुल वैसे ही हो। तो आउटकास्ट को इन्होंने विष्णु का स्टेटस दिया, इस तरीके से इन्होंने कास्ट सिस्टम को, ठीक है, रिफ्यूट करने की कोशिश करी। सिमिलरली एक जो आपके अपार थे, अपार जो कि नैनार हैं, अपार ने भी अपनी एक ऐसी ही बुक लिखी। अपना ये इस तरीके का एग्जैक्ट यहाँ पे दिया हुआ है कि ओ रोग्स हु कोट द लॉ बुक्स ऑफ व्हाट यूज आर योर गोत्रा एंड कुला, कि भैया आपके गोत्र और कुल किस किस यूज के हैं, राइट। जस्ट बो टू मेरा पुरु, आपके गोत्र और कुल किसी भी यूज के नहीं है। मेर, ठीक है, मार पेरू, जिसे कि वो शिव कहते थे अपनी तमिल लैंग्वेज में। तो मार पेरू के सामने बस, ठीक है, एक तरीके से उनके सामने बो डाउन हो जाओ, डल जाओ उनके सामने, और यही तुम्हारा उद्धार करेगा, गोत्र गोत्र नहीं करेंगे। तो ये इस तरीके के कुछ एग्जर्प्ट्स हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। प्री में ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि ये फॉर एग्जांपल तोंद्रा दी पोद्दी ये कौन से संत थे, अलवार या नैनार, अपार, सबंदर, सुंदरार, तेवाराम, ये तो आपने याद रखनी है, राइट। सो दिस इज इट। ये अब अलवार नैनार की पूरी इंफॉर्मेशन आपको इतनी ही याद रखनी है प्रीलिम्स के लिए। देखो 33rd क्वेश्चन कह रहा है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, राइट। ये भी अगेन विजयनगर एम्पायर से रिलेटेड है कि भैया गुलबर्गा और विजयनगर जो कि एक दोआब का एरिया है, समझ रहे हो, ये दोआब का एरिया है, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के दोआब का एरिया है। इनमें से कौन सी नदियों के बीच है वो दोआब। ये विजयनगर एम्पायर हमें पता है दो नदियों, ठीक है, कृष्णा और तुंगभद्रा, इन्हीं दो नदियों के बीच विजयनगर एम्पायर बसा था। और जो दोआब का एरिया है वो भी इन्हीं दो नदियों के बीच था। इसी वजह से विजयनगर की जो, ठीक है, जो बहमनी साम्राज्य थे, इसी दोआब के एरिया के लिए इनकी फाइट हमेशा होती रहती थी। तो बेसिक अगर किसी को इन्फॉर्मेशन पता है तो वो पता है, राइट। सो दिस इज कृष्णा एंड तुंगभद्रा, इस पे ज्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे, राइट। आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताएंगे कि कृष्ण देव राय
ये कौन सी डायनेस्टी से रिलेटेड थे? विजयनगर की 4 इंपॉर्टेंट डायनेस्टी हम पढ़ते हैं, इनकी डायनेस्टी कौन सी थी? ठीक है, सुलूक थी या तुलुक थी, कौन सी टाइप की डायनेस्टी? अब आते हैं 35th क्वेश्चन में, यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हम साथ में देखेंगे। ये क्वेश्चन बिल्कुल आसान है कि इनमें से कौन सी कम्युनिटी आसाम में रह रही है, अहोम कम्युनिटी हम नॉर्मली देखते हैं, ठीक है। नंबर 1 आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे इनमें से कौन सी वो कम्युनिटी है जिसके एक फेमस लीडर रहे हैं लचित बोर, है ना, लचित बोर बोरफाकुन, ठीक है, बोराफाकुन, लचित, ठीक है। ये कौन सी कम्युनिटी से रिलेटेड है? नंबर 1। नंबर 2 आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताएंगे कि इन सारी कम्युनिटी को छोड़ के देयर इज अ वद्दी कम्युनिटी। चलो इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि लोकल कम्युनिटी किस तरीके से लोकल ठीक है, जो आपकी इकोलॉजी है उसको प्रिजर्व करने में अपना रोल प्ले करती है। ऐसे ही आंध्र प्रदेश के कोल्लेरू लेक जो हमने 3-4 दिन पहले पढ़ी, उसमें एक वद्दी कम्युनिटी पाई जाती है। उस लेक के प्रिजर्वेशन में, कोल्लेरू लेक के प्रिजर्वेशन में इनका बड़ा रोल रहता है। अगर वद्दी कम्युनिटी पूछ ले, बड़ी न्यूज में रहती है, तो ये भी याद रखना है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में हाँ यहाँ से ये बताएंगे कि ब्रू या फिर रेहांग कम्युनिटी कौन से स्टेट से रिलेटेड है? रिसेंटली न्यूज में थी, कौन से स्टेट से ये रिलेटेड है? देखो ये भील और गोंड ऐसे है, ये आपको लगभग आधे सेंट्रल इंडिया में मिल जाएंगे, तो किसी भी स्टेट यूपी यूपी नहीं, ये आपके एमपी में, ठीक है, छत्तीसगढ़ में, उड़ीसा में गोंड वगैरह भील वगैरह आपको वहाँ जरूर देखने को मिलेंगे, ठीक है। काफी ब्रॉड इनका ग्रुप रहा है। ये आदि कम्युनिटी आपके सॉरी, ये आपके अरुणाचल प्रदेश से रिलेटेड है, ठीक है, वहाँ की एक मेजोरिटी ग्रुपिंग है आदि कम्युनिटी, तो ये भी आपको याद रखना है, हो सकता है। आप मुझे ये भी साथ में बताएंगे कि मुनपा मुनपा करके एक कम्युनिटी है, ये कौन से स्टेट से रिलेटेड है? ये भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। आई होप ये जो एक्टिविटीज मैं देता हूँ आप इसको सीरियसली लेते होंगे, ठीक है, चाहे आज आप देख रहे हैं या फिर 100 दिन बाद देख रहे होंगे, तो डेफिनेटली इन एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट कीजिए और साथ में कमेंट सेक्शन में जरूर पार्टिसिपेट कीजिए। आई ऑलवेज लव रीडिंग योर कमेंट्स, ये है ना मुझे मोटिवेट करता है कि यस यू आर ऑल्सो पार्टिसिपेटिंग। और अपार्ट फ्रॉम दैट अगर थोड़ी बहुत वैल्यू ऐड हो पा रही है इन लेक्चर से, आप टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कीजिए। वहाँ पे मैं कुछ एग्जाम रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जो मुझे लगे कि हाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, प्री में आ सकती है और मेंस में आ सकती है, वो मैं वहाँ पे शेयर करता रहता हूँ। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल ही जाएगा, ठीक है, कमेंट सेक्शन में भी मिलेगा, ज्वाइन जरूर कीजिए। बाकी प्लीज शेयर कीजिए, और अच्छे लग रहे हैं इनिशिएटिव तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ठीक है, वो घंटे का आइकन भी आपको दबाना ही है, शेयर का आइकन दबाना है, लाइक का आइकन दबाना है, मजा आए तो ये सब आप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल एज ऑलवेज, ठीक है, हैप्पी लर्निंग गाइस, टेक केयर, बाय बाय, कल मिलते हैं।